अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये देखें, इस वक्त ये 9th का पेपर है जी। 9th में 2 पोइम्स हैं, एक डैफोडिल्स है और एक है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है जी, ये 2 पोइम्स हैं सिर्फ 9th में। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 ये देख रहे हैं आप। ठीक है, 2 पोएम्स हैं 9th में, इनसे रिलेटेड एक सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। 2 पोएम्स हैं, 2 में से एक की समरी पूछी जाती है, 5 मार्क्स की। समरी यानी खुलासा, जो कुछ पोएम में बयान किया गया है वो आपने 1 पेज या 1.5 पेज लिखना होता है। ठीक है ना, आपकी जो आंसर शीट होती है उसका 1 या 1.5 पेज लिखना होता है। अच्छा, ये यानी 2 पोएम्स की या तो आप समरी तैयार कर लें, उनमें से एक आ जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं और या का ऑप्शन है, या पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कि एक पोएम यानी डैफोडिल्स में से आपको समरी दे दी गई। अब पोएम बच गई है जी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उसमें से ये 4 लाइंस दे दी गई हैं। ठीक है, ये 4 लाइंस दे दी गई हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है पैराफ्रेज, इन 4 लाइंस को आसान सेंटेंसेस में लिख दो। फॉलोइंग लाइंस, इन लाइंस को इनटू सिंपल इंग्लिश, सादा सी इंग्लिश में लिख दो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस हवाला मतन आपने उर्दू में पढ़ा हुआ है, रेफरेंस हवाला मतन कि ये लाइंस किस पोएम में से ली गई हैं और नेम ऑफ द पोइट, शायर का नाम क्या है। अच्छा जी, और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये वैसे तो सियाको सबाक होता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक होता है कि इन लाइन से पहले क्या और बाद में क्या है। लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का तो रेफरेंस हो गया, नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट। 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट है। तो जो थीम होता है नज़म का, थीम वो जो थीम होता है मरकज़ी ख्याल, वही अगर 2 लाइनें आप लिख दें तो 1 नंबर मिल जाता है। आप देखें, 1 या 1.5 सफ़े की समरी करें, दोनों पोएम्स की समरी कर लें, काफ़ी है। या फिर ये है कि दोनों पोएम्स की जो लाइंस हैं उनकी आपको पहचान होनी चाहिए, और जब लाइंस आएँ तो आप पहचान लें कि हाँ ये फ़लाँ पोएम में से है और इसका पोएट ये है। अच्छा, मेरा तजुर्बा ये है कि आज तक किसी भी बच्चे ने मुझसे पोएम की समरी में 5 में से 5 नंबर नहीं लिए। ठीक है, 6 गलतियाँ तो ज़रूर हो जाती हैं। 6 गलतियाँ हो गई तो 2 नंबर कट गए, 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर बच्चे समरी में ले सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 या 1.5 पेज ये भी ज़हन में रखें। अच्छा, अब 2 पोएम्स हैं आपकी। ठीक है, अगर उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, दोनों पोएम्स के का नाम और शायर का नाम अगर आप याद कर लें तो आप रेफरेंस में लिखेंगे सिर्फ नज़म का नाम और शायर का नाम, तो 2 नंबर आपको मिल गए। इनके 2-2 नंबर का थीम अगर तैयार कर लें तो कॉन्टेक्स्ट भी हो गया। तो यानी आप 6 लाइनें लिखकर 3 नंबर आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लाइंस आती हैं इनका 2 नंबर का पैराफ्रेज होता है, यानी इन लाइंस में शायर क्या कह रहा है, ये कैसे करना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा आसान अंदाज में। ठीक है जी, आप बस ये जहन में रखें कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पोएम्स से रिलेटेड, 1 पोएम की समरी आती है और 1 पोएम में से लाइंस दी जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये नज़म आपके सामने है, डैफोडिल्स है जी, आपके सामने है डैफोडिल्स। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 लाइंस का एक स्टेंजा है, 6 लाइंस का, फिर उसके बाद 6 लाइंस का, फिर उसके बाद 6 लाइंस का, फिर उसके बाद 6 लाइंस का।
तो इनको पहले पैराफ्रेज कर लेते हैं, ठीक है जी। डैफोडिल्स। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud. मैं एक बादल की तरह फिरता रहा। That floats on high over vales and hills, जो घाटियों और पहाड़ियों पर ऊंचा उड़ा। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक हुजूम देखा। A host of golden daffodils, बहुत से सुनहरी आबे नरगिस के फूल। Beside the lake, झील के नज़दीक। Beneath the trees, दरख्तों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, हवा में लहरा और नाच रहे थे। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये लाइंस आपको दे दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि इनको पैराफ्रेज करें, ठीक है। वही सवाल जो अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए जी, आपने पहचान लेना है कि हाँ ये लाइंस डैफोडिल्स से हैं, पोएम्स डैफोडिल्स में से हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, ये देखें जी, अब आप आ जाएंगे जी, ये देख रहे हैं ये रेफरेंस लिखा हुआ है, रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस। तो आप यूं स्टार्ट करेंगे इसका जवाब, रेफरेंस होगा। क्या कहेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन है, यानी ये लाइन है। दीज लाइन्स, ये लाइनें हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्राम द पोएम, नज़म से, डैफोडिल्स। अच्छा, नज़म का नाम जो है ये इन्वर्टेड कामाज में लिखना है, उल्टे कामों में लिखना है। और रिटन बाय, किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ। शायर का नाम जो है ऐसे लिख देना है, कामाज में नहीं लिखना। अब देखें, आपने सिर्फ ये एक लाइन लिखी है, रेफरेंस कहते हैं इसे, कि आपने नज़म का नाम और शायर का नाम बताया है, तो आपको 2 नंबर मिल गए। अब कॉन्टेक्स्ट देखें दी, द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट। अब देखें ये जो पूरी नज़म दी गई है डैफोडिल, 1 2 3 4, अब इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, तो देखेंगे, द पोएम, नज़म, इज़ अ ट्रिब्यूट, एक खराज तहसीन है टू नेचर, कुदरत को। इट ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स, ये नज़म खूबसूरती से पेश करती है, बिफोर अस, हमारे सामने, नॉट ओनली द अट्रैक्टिव ब्यूटी ऑफ नेचर, ना सिर्फ फितरत की दिलकश खूबसूरती, बट आल्सो, बल्कि भी, द इंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ इट है, ऑफ इट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि इंसानों पर इसके हमेशा रहने वाले असर को भी बयान करती है। अब ये हमने थीम लिखा है जी, 2 लाइंस लिखी हैं। अच्छा, आप गौर कीजिए, ये डैफोडिल्स है, ये स्टैंजा आ जाए, यानी ये 6 लाइनें आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, या ये आ जाए, जो भी इस नज़म में से लाइनें आएंगी, रेफरेंस सेम होगा। आप कहेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट भी सेम होगा, जो लाइन्स आ जाए। आप कहेंगे दिस पोएम एज अ ट्रिब्यूट टू नेचर, ये जो भी हमने पढ़ा है। अच्छा, 3 नंबर आपके हो गए जी, चाहे जो भी लाइन्स इनमें से आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेज, कि वो जो हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अगर ये आ जाए रेफरेंस में, तो इसका पैराफ्रेज या आप इसकी एक्सप्लेनेशन यानी तशरीह कैसे करेंगे, इन लाइंस की तशरीह आप क्या, देखें, चाहे जो भी स्टैंजा आ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आ जाए, आप शुरू करेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट। इन लाइनों में शायर कहता है कि, अब अगर आई है पहला स्टैंजा, तो आप यहाँ 1 में आ जाएंगे जी, 1। अब आप क्या कहेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, फिर आ जाएंगे जी, ही वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लाट्स ओवर वेल्स एंड हिल्स,
when at once he saw a host of golden daffodils. They were beside the lake, beneath the trees. They were fluttering and dancing in the breeze. देखिए जो कुछ यहाँ बयान किया गया है, यहाँ शायरी की सिनफ में है, फॉर्म में है, शक्ल में है, आपने वही सेंटेंसेस में लिख दिया है। ठीक है। He wandered lonely as a cloud that floats over vales and hills, when all at once he saw a host of golden daffodils. They were beside the lake and beneath the trees. They were fluttering and dancing in the breeze. ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन में आ जाए। आपने लिखा इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट ही वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, से यहाँ तक आपने लिख लिया। अब आप कहेंगे द राइमिंग स्कीम इज ए सी बी डी एंड ई एफ। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। ये लाइन ए है, ये बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, पांचवी ई है, छठी एफ है। अब देखिए क्लाउड ए और क्राउड सी, ए और सी आपस में मिल रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें ये क्लाउड और क्राउड ए और सी मिले, फिर हिल्स बी और डी, डैफोडिल्स, लाइन बी और लाइन डी ये आपस में मिल रहे हैं, हिल्स डैफोडिल्स। और उसके बाद ट्रीज ब्रीज ई एफ, ट्रीज ब्रीज, लाइन ई लाइन एफ ये आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, हम काफियाँ हैं, तो इसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने आसानी से 5 नंबर ले लिए। ठीक है जी। रेफरेंस बताया, फिर कॉन्टेक्स्ट, चाहे जो भी लाइन्स आ जाए इस पोएम में, रेफरेंस सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, और एक्सप्लेनेशन जो है वो सबकी अलहदा होगी। जैसे हमने 1 में देखा, अब हम सेकंड को देखते हैं जी। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, बेशुमार थे आबी नरगिस के फूल, बेशुमार थे उन सितारों की तरह जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां पर टिमटमाते हैं। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन, ख़त्म न होने वाली कतार में फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक झील के किनारे के साथ साथ। 10,000 साए एट अ ग्लांस, एक ही झलक में मैंने 10,000 आबी नरगिस के फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वो पुरजोश रक्स में अपने सर हिला रहे थे। अब ये है जी सेकंड स्टेंजा। ठीक है, अगर ये आ जाए तो आप रेफरेंस सेम लिखेंगे। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉन्टेक्स्ट सेम लिखेंगे, द पोएम इज अ ट्रिब्यूट सेम ह्यूमन बीइंग्स तक। अब एक्सप्लेनेशन में फिर आप स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे, इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, लेकिन फिर सेकंड में आ जाएंगे। They were continuous as stars that shine on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. He saw 10,000 daffodils at a glance. They were tossing their heads in sprightly dance. उसके बाद फिर आ जाएंगे the rhyming scheme is A, C, B, D and E, F. अगर आप देखें तो ये देखें, shine, line, way, bay, glance, डांस, तो सब स्टैंजाज की राइमिंग स्कीम सेम है। अच्छा जी, अब आ जाएं जी थर्ड पे आ जाएं जी। ये देखें जी, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, आबी नरगिस के फूलों के साथ लहरें भी नाची। बट दे, लेकिन वो, यानी आबी नरगिस के फूल, लेकिन वो आउट डिड, बर्तरी ले गए, जीत गए। द स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरों से, इन गली, खुशी में, यानी वो इतने खुश थे कि चमकती हुई लहरों से रक्स में जीत गए। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। अब वो कहता है एक शायर जब ऐसा मंजर देखता है तो वो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। तो एक शायर जो है वो खुश हुए बगैर ना रह सका। इन सच अ जोकंड कंपनी,
इतनी खुशगवार सोहबत में, इतनी जब खुशगवार सोहबत मैसर हो, ऐसे नज़ारे हों, तो एक शायर खुश होने के सिवा क्या कर सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने गौर से देखा और गौर से देखा, बट लिटिल थॉट, लेकिन कम सोच सका, कम सोचा। बट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये मंज़र, ये नज़ारा जो है, ये मेरे लिए क्या दौलत लेकर आया है। अच्छा जी, अब ये थर्ड स्टेंजा है। अब क्या करेंगे जी, रेफरेंस सेम, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट तो यहाँ से करेंगे, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, लेकिन अब आ जाएंगे थर्ड में, द वेव्स डांस्ड बिसाइड देम बट दे आउटडिड देम, a poet could not but be gay in such a jocund company, he gazed but thought little about the wealth the show had brought to him। अच्छा जी, फिर आ जाएंगे, द राइमिंग स्कीम इज ए सी बी डी एंड ई एफ। ठीक है जी, देखें जी, दे और थर्ड है गे, ग्ली कंपनी, थॉट ब्रॉट, राइमिंग स्कीम सेम है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगी 4 पे, फॉर आफ्ट, क्योंकि अक्सर व्हेन ऑन माई काउच, अपने सोफे पर आए लाए मैं पड़ा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन की हालत में या मुतफक्किर सोच में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरी जो अंदर की आँख है, जो मेरा तहत शऊर है, उस पर ये मंजर अचानक नमूदार हो जाता है, अभी नरगिसों वाला, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ऐसे खुशगवार मनाजिर का अचानक जहन में आ जाना ये तन्हाई की नेमत है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और उनाबी नरगिसों के साथ नाचना शुरू कर देता है, यानी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें जी, अगर ये स्टेंजा आ जाए, रेफरेंस सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, एक्सप्लेनेशन आप स्टार्ट करेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, फिर आ जाएंगे जी 4 पे, व्हेन ऑफन he lies on his couch, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then his heart is filled with pleasure and dances with daffodils। और फिर आखिर में क्या करेंगे, द राइमिंग स्कीम इज ए सी बी डी एंड ई एफ। ठीक है जी, देख लेते हैं, lie, I, mood, solitude, fills, daffodils। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, ये बहुत आसान है, आपने सिर्फ इनका जहन में रखना है कि ये लाइंस आप पहचान सकें कि ये डैफोडिल से आई है या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है जी, ये देखें, ये है जी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा, तीसरा, इसमें भी 4 स्टेंजे हैं, वो 6-6 लाइनों का है, ये 4-4 लाइन्स का है। ठीक है। अच्छा, अब ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आपने अगर डैफोडिल्स पहचान लिया और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सनरी इवनिंग पहचान याद कर लिया, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ याद कर लिया और रॉबर्ट फ्रॉस्ट याद कर लिया। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो आपने 2 नंबर ले लिए, आप आसानी से पहचान जाएंगे, 2 नंबर आपके हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लेंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट है, 2 लाइनें हैं। ठीक है, 2 लाइनें हैं जी, तो आपके 2 नंबर रेफरेंस के हो गए। आप अगर दोनों का कॉन्टेक्स्ट याद कर लेते हैं, यानी थीम तैयार कर लेते हैं, तो 1 नंबर और आपने ले लिया। 3 नंबर तो आसानी से 6 लाइनें याद करके आपने ले लिए। तो समरी 2 सफ़ों को याद करने से बेहतर है कि ये 6 लाइनें कर लें। ठीक है ना जी। तो आज हमने डैफोडिल्स पढ़ी है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें अगर डैफोडिल्स का ये पहला स्टेंजा आ जाता है आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में,
तो मैंने इसका एक मॉडल बना लिया है एक पेज पे कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है, उसको देखते। ये देखें जी, ये मॉडल है जी। पहले तो आप इस तरह से लिखेंगे रेफरेंस, फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम डैफोडिल्स, नज़म इन्वर्टेड कामाज में, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपने अगर 2 लाइनें इसी तरह से लिख ली तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी कॉन्टेक्स्ट। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू नेचर, इट ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स बिफोर अस the attractive beauty of nature and the enduring impact of it on human beings। ठीक है जी, ये आपने तकरीबन 2.5 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। इस नज़म में से जो भी लाइनें आ जाएं यही कॉन्टेक्स्ट है। अगर आपने बिल्कुल ऐसे लिखा तो 3 नंबर हो गए। अब देखें, आपने इतना याद किया और डैफोडिल्स में से जो भी लाइनें आ गईं आपने ये लाजमी लिखना है, तो आपको 3 नंबर तो मिल गए। कहाँ आप ये पूरा पेज तैयार लिखें और आपको 4 नंबर या 3 नंबर मिलें, और कहाँ देखें आपने यहाँ इतना लिखा आपको 3 नंबर मिल गए। इसी तरह अगर आप दूसरी पोएम में से लाइंस आ जाएं तो आप बिल्कुल ये सेम होगा। These lines have been taken from, सिर्फ यहाँ आप लिखेंगे स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और आगे रिटन बाई भी सेम होगा, आगे आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसे ही 2-2.5 लाइनों का है। तो यानी 1 2 3 4 5 और 5 10 लाइनें अगर आपने याद कर ली तो आपने 3 नंबर ले लिए। और फिर एक्सप्लेनेशन में आप अगर गौर करें, ये बहुत ही सिंपल है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। देखें, वही वोकेबलरी यूज़ की गई है जो इसमें मौजूद है, ठीक है। ये देखें, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। वेंडर्ड के स्पेलिंग, लोनली एज अ क्लाउड। अब उधर देखें, ही वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, स्पेलिंग भी आपके सामने होंगे, गलती नहीं हो सकती। दैट फ्लाट्स ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। अब देखें जी, दैट फ्लाट्स ऑन वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन एट वंस ही सा होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब आ जाएं जी लाइन में, देखें जी, व्हेन ऑल एट वंस ही आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। अच्छा, दे वर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब देखें जी, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और दे वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यानी वही लाइंस जो पोइटिकल फॉर्म में आपको दी गई हैं उनको सेंटेंस फॉर्म में लिख कर आगे चला देना, ये जी पैराफ्रेज हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर है द राइमिंग स्कीम इज़ ACBDNEF। ये भी आपने डैफोडिल्स के हर स्टेंजा में सेम लिखनी है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा एक इशू है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये डैफोडिल्स आ गई, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, हाँ जी, ये वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स देख रहे हैं, लोनली, इसके स्पेलिंग्स याद करने हैं। ये आपका एक और सवाल है, उसमें से आते हैं। होस्ट है, डैफोडिल्स है, फ्लटरिंग है, डांसिंग है, ट्विंकल है, मिल्की वे है, ग्ली है, जोकंड है, ठीक है। उसके बाद पेंसिव है और प्लेयर है। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स में इस पोएम में से ये आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें वेंडर्ड लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ अगर स्ट्रॉल्ड लिख दें, लोनली है अलोन लिख दें, फ्लाट्स है ड्रिफ्ट लिख दें, ठीक है। होस्ट है मल्टीट्यूड अलॉट ऑफ, ठीक है। बिसाइड नियर लिख दें, बीनीथ है अंडर लिख दें, फ्लटरिंग फ्लैपिंग, ठीक है। अगर इस तरह से आप वर्ड्स चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर आप वर्ड्स चेंज कर देंगे, जैसे देखें एक्सप्लेनेशन में, इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट ही वेंडर्ड, अगर आप यहाँ स्ट्रॉल्ड लिख देंगे, लोनली अलोन लिख देंगे, फ्लाट्स ड्रिफ्ट्स लिख देंगे, ठीक है। अगर इस तरह से जो मैंने यहाँ पे हर स्टेंजे में कुछ वर्ड्स दिए हैं, अगर आप इनको तैयार करके चेंज कर सकें तो ये भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वर्ड्स हैं इनको चेंज कर दें, आउटडेट है सरपास्ड है, ठीक है। अगर चेंज कर सकें तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन 5 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पहली पोएम हमारी ख़त्म हो गई।